बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान एक ऐसा फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन आपके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए अलग अलग अहम विषय लेकर आते हैं, जिस पर हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से चर्चा होती है। लेकिन इसके साथ ही आपकी भूमिका बेहद ही अहम होती है इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप अपने सवालों के साथ सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। जी हाँ, टोल फ्री नंबर हो या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं और कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई जो अहम जानकारियां हैं वो हमारे विशेषज्ञ मेहमानों से हासिल कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आपको आज के विषय के बारे में बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में आज हम जिन दो विषयों पर चर्चा करेंगे वो है खरीफ फसलों में उर्वरकों का प्रयोग और इसके साथ ही कृषि शिक्षा एवं स्वरोजगार। ये दो महत्वपूर्ण विषय है जिससे न सिर्फ आपकी उत्पादकता में फर्क पड़ेगा बल्कि आपके रोजगार की संभावनाओं पर भी चर्चा होगी। तो इनसे जुड़े सवाल आप पूछ सकते हैं आज के इस कार्यक्रम में। नोट कर ले हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि बातचीत के क्रम में टीवी की आवाज बंद रखें और सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें। इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं और अपना व्हाट्सएप नंबर आपको बता दें जिसके जरिए आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान जरूर लिखें जब भी आप व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए अपने सवाल भेज रहे हो। तो हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ है। आइए आपका परिचय करा दें। हमारे साथ है डॉक्टर तरुणेंदु सिंह जो कि प्रमुख है कृषि सेवाएं को नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पीके जैन, निदेशक है आप कृषि विद्यापीठ इग्नू नई दिल्ली से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो जैसे कि आज का हमारा विषय है कि खरीफ फसलों में उर्वरकों का प्रयोग, इसके बारे में आइए विस्तार से बातचीत करते हैं। और डॉक्टर सिंह आपसे जानना चाहेंगे कि जो पोषक तत्व हैं इनकी ज़रूरत फसलों को ज़रूर होती है अच्छी बढ़वार के लिए, अच्छी गुणवत्ता के लिए, लेकिन संतुलित उर्वरक किस तरह से जो उत्पादकता है उसमें फ़र्क डाल सकता है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पोषक तत्व प्रबंधन जब हम करते हैं तो कौन से स्रोत से हम ये तत्व प्रबंधन कर रहे हैं, वो ऑर्गेनिक स्रोत का कितना समागम है, कितना आप इनऑर्गेनिक यानी कि अजैविक जो उर्वरक उपयोग करते हैं उसका प्रयोग कर रहे हैं, जैव उर्वरकों का कितना उपयोग है, क्या मिट्टी की जांच कराई है कि नहीं कराई है, जितनी ज़रूरत है उतना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, क्या आपने सूक्ष्म तत्वों का भी प्रयोजन किया है कि नहीं किया। अगर इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं तो ये देखेंगे और ये पाएंगे कि आपका उत्पादन तो बढ़ेगा ही, और तत्व प्रबंधन उर्वरक प्रबंधन के द्वारा, क्योंकि आप समुचित अनुदानों का उपयोग करेंगे और उसमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और सूक्ष्म तत्वों का भी प्रयोजन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका उत्पादन भी बढ़ेगा और गुणवत्ता भी आपकी फसल की बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और इसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है जिसके बारे में डॉक्टर सिंह ने यहाँ पे जिक्र किया है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे आज के इस कार्यक्रम के दौरान। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। खरीफ में अच्छी पैदावार के लिए फसल में संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है। खेतों में संतुलित उर्वरकों के इस्तेमाल का असर न सिर्फ उपज पर पड़ता है बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है। उर्वरकों के संतुलित इस्तेमाल का मतलब फसल की जरूरत के अनुसार सभी जरूरी पोषक तत्वों को उचित मात्रा और अनुपात में सही समय पर मृदा में उपलब्ध कराना है। पौधों के संपूर्ण विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की जरूरत होती है। पौधों के लिए जरूरी मुख्य पोषक तत्वों में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश का उपयोग ज्यादा मात्रा में और अन्य तत्वों का उपयोग थोड़ी मात्रा में किया जाता है।
उर्वरकों के संतुलित उपयोग से फसल को तीनों पोषक तत्व सही अनुपात में मिल जाते हैं। किसानों को फसल की किस्मों और मिट्टी के गुणों के आधार पर उर्वरकों का चयन करना चाहिए। बात अगर खरीफ सब्जियों की करें तो भिंडी में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 50 किलो पोटैश प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। वहीं कद्दू वर्गीय सब्जियों में बुआई के करीब 25 से 30 दिन बाद 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से टॉप ड्रेसिंग करें। बैंगन में रोपाई से पहले करीब 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो पोटैश और 150 किलो नाइट्रोजन की आधी मात्रा अंतिम जुताई के समय मिट्टी में मिला दें। बाकी आधी नाइट्रोजन की मात्रा फूल आने के समय इस्तेमाल करें। जी हाँ, तो ये रिपोर्ट आपने देखी। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, कृषि शिक्षा रोजगार की बात करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो ग्रामीण युवा हैं उनके लिए बेहद ही खास विषय है। तो डॉक्टर जैन, आपसे जानना चाहेंगे कि खेती किसानी की जहाँ तक बात है तो सदियों से ये परंपरा चली आ रही है, पारंपरिक ज्ञान हमारे किसानों के पास है, लेकिन अब जबकि परिस्थितियाँ भी बदलने लगी है, कई आधुनिक अनुसंधान होने लगे हैं इस क्षेत्र में और कई नई तकनीकें भी आने लगी है, तो ऐसे में अगर युवाओं के उज्जवल भविष्य की और साथ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था की दृष्टि से अगर बात की जाए तो कृषि शिक्षा की इसमें क्या अहमियत है? देखो, जैसा आपने भी कहा है कि कृषि में काफी परिवर्तन आ गया है। खासकर हम देखते हैं कि 25-30 वर्षों की बात करें और खासकर हम 10-15 सालों की बात करें तो किसानों के दृष्टिकोणों में भी काफी परिवर्तन आया। कृषि में देखते हैं कि आजकल हम इनपुट यूज कर रहे हैं, हाई कॉस्ट इनपुट जिनकी लागत ज़्यादा है, ऐसे इनपुट हम यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ आमदनी भी हम किसान चाहते हैं कि हम परिवार के पोषण के साथ साथ आमदनी हमारी बढ़े, किसानों की आमदनी बढ़े इस तरीके। साथ ही साथ हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद और इंटरनेशनल ट्रेड के बाद एक मार्केट की चुनौतियां भी कृषि क्षेत्र में काफी आई है। तो किसान भी चाहता है कि बाजार का भाव किस तरह का है उसको देख के वो फसल को आजकल पैदा करता है, उसको फसल लगाता है। तो इस तरह की जो नई नई चुनौतियां आ रही है। साथ ही साथ हम देखेंगे कृषि क्षेत्र में अभी भी जो खेती करने वाले लोग काफी अशिक्षित ज्यादा है, तो उनकी शिक्षा में अभी भी कमी है। तो इसलिए कृषि को क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, कृषि में आमदनी बढ़ाने के लिए जो हम इनपुट यूज करें उनको इफिशिएंटली यूज करें, तो कृषि जो किसान है उनको जानकारी बढ़ाने के लिए, उनको और अधिक दक्ष बनाने के लिए कृषि क्षेत्र में शिक्षा की आवश्यकता है। साथ में हम देखते हैं कि जो दूसरे क्षेत्र हैं, कृषि क्षेत्र की बात करें तो जो हमारे ग्रेजुएट है, अभी भी जो ग्रेजुएट हैं, जो टोटल ग्रेजुएट हम जो हमारे देश में होते हैं उनका 1% ही हमारे कृषि क्षेत्र में आते हैं। तो अभी कृषि क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसलिए कृषि क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रयास भी हम कर रहे हैं। काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं और इसके साथ ही वक्त बदलने लगा है। अब बहुत सारे उच्च शिक्षा प्राप्त लोग भी कृषि के क्षेत्र में आ रहे हैं, वो भी नई नई तकनीकों और ज्ञान को का जो समावेश है वो करना चाहते हैं। इसके अलावा किसान आज सिर्फ किसान नहीं बल्कि उद्यमी बनना चाहता है और रोजगार से स्वरोजगार की ओर जाना चाहता है, दूसरों को भी रोजगार सृजन में वो मदद कर रहा है। तो इन तमाम चीजों के लिए कृषि शिक्षा बेहद ही अहम है। इनके क्या क्या पहलू है, क्या क्या विकल्प है, इसके बारे में विस्तार से इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। हमारे देश भारत में कृषि के मायने बदल रहे हैं, खेती के तरीके बदल रहे हैं और बदलाव से मिलने वाले परिणाम हमें आर्थिक मजबूती दे रहे हैं। कुछ दशक से किसान खेतों में नहीं बल्कि शिक्षा संस्थानों में भी तैयार हो रहे हैं। आज ऐसे कई पाठ्यक्रम हैं जो युवाओं को सीधे कृषि से जोड़ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम भूमिका है 1905 में शुरू हुए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की। मौजूदा समय में नवीन अनुसंधानों से नई किस्में इजाद होने लगी, जिससे पैदावार में इजाफा हुआ। वर्तमान में भारत में करीब 63 अनुसंधान संस्थान और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, 59 कृषि विश्वविद्यालय और 4 समतुल्य विश्वविद्यालय हैं, जिसमें शिक्षा ले रहे युवा एक उन्नतशील देश को रूप देने में लगे हुए हैं। ये युवा वर्ग कृषि में नए सुधार और विपरीत हालात में भी अच्छी पैदावार के लिए रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें रासायनिक की जगह जैविक व प्राकृतिक खेती के लिए बेहतर विकल्प, उन्नत कृषि यंत्र, कम पानी वाले क्षेत्रों में भी भरपूर पैदावार लेने की विधियां शामिल हैं। इतना ही नहीं, खेती के साथ स्वरोजगार की परिकल्पना को भी पूरा किया जा रहा है।
युवा शिक्षा के दौरान ही एग्री स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, जिसमें सरकार भी भरपूर सहयोग कर रही है। देश में अकेले एग्री स्टार्टअप की संख्या करीब 2000 हो चुकी है। वहीं अन्य क्षेत्रों को मिलाकर 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जो युवाओं को नौकरी तलाश करने की समस्या का समाधान करते रोजगार के अवसर बढ़ाने में सहायक हैं। जी हाँ, तो कृषि शिक्षा और इससे जुड़ी संभावनाओं पर ये रिपोर्ट आपने देखी। बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच हमारे पास दर्शकों के सवाल आने शुरू हो गए हैं। तो व्हाट्सएप के जरिए एक सवाल भेजा है हमारे एक दर्शक ने, आइए उसे कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि 1 बीघा धान की फसल में कितना किलो उर्वरक का प्रयोग करना चाहिए। जी डॉक्टर सिंह। देखिए, धान में जो उर्वरक प्रबंधन करना चाहिए वो एक तो आपका पहले तो मिट्टी की जांच जो आपने कराई है, आपके जो 1 बीघा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उसमें किस चीज़ की कमी है। जैसे प्रमुख तक आपने बताया नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, तो उसकी मात्रा आपकी ज़मीन में कितनी है। अगर इसमें ये पता लगता है प्राय सभी फसल ज़मीन में आप ये पा रहे हैं कि आपके नाइट्रोजन की कमी है, उसके बाद जो फास्फोरस है वो लो या मीडियम की श्रेणी में आ रहा है, और पोटाश प्राय उपलब्ध है, लेकिन आप वो जो उपलब्ध फॉर्म में होना चाहिए उस फॉर्म में है कि नहीं ये भी देखने की आवश्यकता है। लेकिन अब जैसे 1 बीघा की आप बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो आपका यूरिया है वो लगभग 1 बोरी यूरिया आप लोग उपयोग करते हैं, लेकिन कई जगह किसान भाई 2 बोरी तक भी चले जाते हैं। इसके अलावा जो DAP आप यूज़ कर रहे हैं वो आप जो उपयोग कर रहे हैं उसको प्रारंभिक अवस्था में कर रहे हैं। इसके साथ साथ आप जिंक और सल्फर का जो उपयोग अपनी भूमि में करेंगे उसको भी करना आवश्यक है। मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि 1 बीघा के लिए जो आप फसल प्रबंधन की बात कर रहे हैं, ये इस पे भी डिपेंड करता है, इस पे भी निर्भर है कि आपके पास वैरायटी कौन सी है। अगर आपने बासमती की वैरायटी ली है या आपने कोई ऐसी वैरायटी ली है जिसमें हाइब्रिड का समायोजन है, या आपने ऐसी वैरायटी ली है जिसकी उत्पादकता अधिक है, तो उसके हिसाब से भी आप खाद का प्रबंधन या उर्वरक प्रबंधन कर सकते हैं। प्राय किसान भाई बुआई के तुरंत बाद यूरिया का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। 5-6 दिन का आपका बुआई हो जाती है, उसके बाद में जब आप रोपनी हो जाती है उसके बाद आप उपयोग करते हैं, और इसके बाद जैसे जैसे फसल आगे बढ़ती जाती है तो प्राय 2 या 3 छिड़काव में उसका प्रयोजन करते हैं। इसके मैं एक चीज़ और भी जोड़ना चाहूँगा कि इसमें अब नए नए उर्वरक आ रहे हैं, तो आप खाद का प्रयोग कम भी कर सकते हैं अगर उनका उपयोग करें, जैसे कि नैनो उर्वरक हैं, उनका भी समायोजन अब हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अंकुर जी, मुझे उम्मीद है कि इन जानकारियों से आपको ज़रूर लाभ होगा। आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए उनका सवाल लेते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। विपिन जी, स्वागत है आपका। जी जी नमस्ते मैम। नमस्कार विपिन जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी मैम, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरे 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये था कि खरीफ फसलों में पोषक तत्वों में, जैसे अभी सोयाबीन है, मक्का बोई हुई है, तो जो नैनो यूरिया है, नैनो DAP है और एक नैनो गोल्ड भी आया है नया, तो किसानों का रुख इसकी तरफ थोड़ा सा कम है और लोग कम यूज कर रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे जानना था कि कब कितना यूज और कैसे हम इन फसलों में खरीफ में अभी यूज कर सकते हैं, इनकी तरफ कैसे आगे बढ़े। और दूसरा सवाल ये था कि कृषि शिक्षा कितने प्रकार की होती है और जिन व्यक्ति के पास खेती नहीं है उन्हें कृषि शिक्षा से क्या महत्व है। जी बिल्कुल, आइए आपके दोनों सवालों के जवाब लेते हैं। डॉक्टर सिंह, पहले आप जवाब देना चाहेंगे। अभी आप बात ही कर रहे थे कि नैनो यूरिया, नैनो DAP जैसे भी आ गए हैं तत्व, तो कैसे इनका इस्तेमाल करें। देखिए, सागर मध्य प्रदेश से विपिन जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि उन्होंने पूछा कि सोयाबीन के अंदर कैसे हम इन उर्वरकों का समागम कर सकते हैं। देखिए, सोयाबीन की फसल में प्रमुख जो है आपका फास्फोरस ज़्यादा लगता है, सल्फर की भी होता है और साथ में कैल्शियम जो है आपका उसका भी प्रयोजन होता है। लेकिन इन्होंने पूछा कि नैनो यूरिया, नैनो DAP का प्रयोग कैसे करेंगे। तो देखिए, इसमें क्या है कि बीज शोधन आप कर सकते हैं। बीज शोधन का समय खैर निकल चुका है, लेकिन आप बीज शोधन में जहां आप राइजोबियम का टांका या NPK कंसोर्शिया जो जैव उर्वरक है उसका उपयोग करते हैं, उसमें लगभग 3 से 5 ml प्रति किलो सीड की दर से आप नैनो DAP का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद 25 से 30 दिन पर नैनो DAP का एक फवारा करिए, लगभग आधी बोतल आपकी 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। आपने साथ में ये भी पूछा कि क्या मैं गोल्ड की बात किया आपने, नैनो यूरिया गोल्ड नहीं, अभी तो खैर आपने देखा कि यूरिया गोल्ड करके सल्फर जो जिसके अंदर सल्फर उपलब्ध है
तो इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी मांगी है, क्योंकि सल्फर का उपयोग करने से आपका सोयाबीन का जो खेत है उसमें एक चटक रंग आता है, और आपकी जो फसल का जो उसमें जो आगे जो दाने बनेंगे वो बहुत ही सुडौल और बहुत बढ़िया बनते हैं, और बीमारी भी कम लगती है। लेकिन नैनो यूरिया, नैनो डीएपी का प्रयोग करके आप ये पाएंगे कि आप फसल और आपकी जो फसल का जो रंग है वो बहुत चटक आता है। साथ में जो आपके जो नोड्यूल्स बनेंगे उसके अंदर भी आपको सुदृढ़ता दिखने की, जो आपके जो नीचे जो चलिए, तो इनके फायदों के बारे में और भी विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। और विपिन जी का जो दूसरा सवाल है उसका भी जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर जैन बताएं, तो जानना चाहते थे विपिन जी की कृषि शिक्षा कितनी प्रकार की होती है, और जो खेती नहीं करते हैं उनके लिए किस तरह से उपयोगी साबित हो सकता है? दोनों क्वेश्चन इनके बहुत ही अच्छे हैं जी। पहला तो कृषि शिक्षा कितने प्रकार की होती है। एक्चुअली जो कृषि शिक्षा के प्रकार हम उद्देश्यों के आधार पर बना सकते हैं कि क्या आपका उद्देश्य है कृषि शिक्षा का लेकर। जैसे आपने बोला कि जो ऐसे किसान जो पढ़े लिखे नहीं उनके लिए क्या की शिक्षा के ऊपर, तो एक उद्देश्य ये भी है कि जो किसान है जो पढ़े लिखे नहीं है उनको और कैसे शिक्षा दे सकते हैं। दूसरी शिक्षा है, कृषि शिक्षा एक ऐसी होती है कि जो कॉलेज में जाकर हम किसी जॉब लेना चाहते हैं, कि एग्रीकल्चर ऑफिसर बनना चाहते हैं या बैंक में कृषि अधिकारी बनना चाहते हैं। उससे एक हायर लेवल की एजुकेशन है जिसमें मास्टर डिग्री करके एमएससी करके हम वैज्ञानिक बनना चाहते हैं या अध्यापन कार्य करना चाहते हैं या रिसर्च में जाना चाहते हैं। तो इस तरह के 3-4 तरीके हैं। लेकिन जो इनका सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो ऐसे लोग जो कृषि शिक्षा नहीं करेंगे उनको कैसे शिक्षा दी जा सकती है, तो उसके आजकल बहुत सी अच्छे साधन हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, और खासकर डिस्टेंस एजुकेशन में काफ़ी काम कर रहा है। तो उसमें आप घर में रहकर, मतलब आपको कहीं कॉलेज में या स्कूल में जाने की जरूरत है। हालांकि हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं जहाँ उनका क्वेश्चन था, वहाँ पर स्कूल लेवल पर भी कृषि शिक्षा होती है, वहाँ पर भी 11th-12th कृषि सब्जेक्ट में होता है। जबकि ज़्यादातर स्टेट्स हैं वहाँ पर कृषि शिक्षा स्कूल लेवल में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश ऐसे 3-4 स्टेट है वहाँ पर स्कूल लेवल पर भी कृषि शिक्षा होती है। लेकिन किसानों की जहाँ बात है तो उनके लिए बहुत सारे अच्छे नए पाठ्यक्रम आ रहे हैं, और बहुत ही सरल भाषा में, हिंदी में, और यूँ कह सकते हैं कि जो जिनमें चित्र ज़्यादा होते हैं, ताकि चित्रों के थ्रू वो आसानी से उसको समझ सकते हैं। उनके लिए बहुत सारी चीज़, हम डेयरी फार्मिंग जो दूध से रिलेटेड जो व्यवसाय करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास इग्नू में भी एक पाठ्यक्रम है, वो 1-1.5 महीने का पाठ्यक्रम होता है। तो उसमें उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहाँ कि उनके पास ऑलरेडी एक प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, उनको ऑलरेडी एक दक्षता है, उसी दक्षता को हमने और फर्दर इम्प्रूव करना है, उसको सुधारना है। तो उसके लिए हम थोड़ा जो तकनीकी जानकारी हम पाठ्यक्रम के थ्रू से दे सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ाई का एक डॉक्टर जैन इन विकल्पों के बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। विपिन जी, मुझे उम्मीद है कि इन जवाबों से आप संतुष्ट होंगे और आपको इसका लाभ भी होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का इस बीच रुक कर लेते हैं। उमाशंकर जी हरदोई उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। उमाशंकर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैम, मेरा दाम जो है 15 दिन का हो गया है, 64-44 गोल्ड। उमाशंकर जी, आपकी आवाज बहुत साफ साफ हमें नहीं मिल पा रही है, थोड़ा सा तेज बोलिए और कृपया एक बार फिर से दोहरा दीजिए। मैम, मेरा दाम जो है 15 दिन का हो गया है। अच्छा, ठीक है। 64-44 गोल्ड है, तो इसमें हम नैनो डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो कैसे करें? जी बिल्कुल जी, डॉक्टर सिंह बताएं। देखिए उमाशंकर जी, आप अभी नैनो का प्रयोग इसमें मत करिए, क्योंकि अभी आपको 10 से 15 दिन की गुंजाइश है। क्योंकि देखिए नैनो तभी काम करता है जब पत्ती का आच्छादित क्षेत्र आपको मिलेगा, संपूर्ण रूप से मिलेगा, तभी नैनो उसके अंदर प्रविष्ट कर पाएगा। तो अभी 10-15 दिन और रुक जाइए, जब आपके कल्ले अच्छे से और बनने शुरू हो जाएं, आच्छादित क्षेत्र बढ़ जाए, तब उसका उपयोग करिए। 1 बोतल 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। जी बिल्कुल। तो उमाशंकर जी, उम्मीद है इस जवाब से आपको जरूर लाभ होगा। जान लिया आपने कि नैनो यूरिया का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में यहाँ पर वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपये तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे।
अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम खरीफ फसलों में उर्वरकों के प्रयोग और कृषि शिक्षा के बारे में विस्तार से बातचीत कर रहे हैं। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वक्त बहुत सारे सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए भी मिल रहे हैं, तो आइए ऐसे ही एक सवाल को शामिल करते हैं। हमारे दर्शक प्रत्यूष जी ने ओडिशा से सवाल भेजा है, जो ये जानना चाहते हैं कि धान की फसल में कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व का इस्तेमाल करें। जी डॉक्टर सिंह, तो किन किन सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? देखिए, धान की फसल में सबसे जो प्रमुख सूक्ष्म पोषक तत्व जिसकी आवश्यकता रहती है, जिसकी कमी रहती है, वो जिंक है। जी। और जिंक की कमी के कारण आप देखते होंगे कि एक खैरा नाम का जो रोग जो तत्वों के प्रबंधन के कारण कम होने के कारण होता है, जिसको हम रोग की श्रेणी में कहते हैं, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि पत्ती के ऊपर एक जैसे पीक, आपकी जो पान की पीक होती है ना, उस तरीके के आपको छींटे से दिखाई देते हैं। तो इसका आपको प्रबंधन करना है, और ये प्रबंधन अगर आप शुरुआत में जिंक सल्फेट का प्रयोग नहीं कर पाए हैं, जब आप खाद का डीएपी वगैरह जब डाल रहे थे उस समय, उसके बाद जब आपने जिंक सल्फेट का आपको ज़मीन में डालना था उसमें नहीं डाल पाए हैं, तो आप यूरिया के साथ मिला के इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, नैनो यूरिया के साथ भी मिला के इसका स्प्रे कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि इसका स्प्रे करने से जो आपको ये बीमारी या ये रोग जो लग सकता था, या जिसकी कमी, जिंक की कमी के कारण जो आपको कमी आपके उत्पादन में आ सकती थी, उससे आप बच सकते हैं। इसका प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसके कारण अन्य तत्वों का भी जो एक आपको अपेक्षित लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। जो कमी है उसका प्रबंधन जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और प्रत्युष जी ने एक अगला सवाल भी भेजा है, उसे भी कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। उनका कहना है कि वो अभी BHU से MSc एंटोमोलॉजी कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि MSc पूरा करने के बाद वो क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि उनके सामने विकल्प क्या होंगे भविष्य में? उनके पास 2-3 ऑप्शन है। एक तो जैसे MSc करने के बाद में वो तो नेट या ASRB में तैयारी कर सकते हैं, या साइंटिस्ट बन सकते हैं जी। या नेट पास करने के बाद में वो किसी भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या रिसर्च अनुसंधान है वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक इस तरह सरकारी जॉब की बात। उसके अलावा जो प्लांट, जो पेस्टिसाइड्स की या फंगिसाइड्स की या इंसेक्टिसाइड की बहुत सारी कंपनियां हैं, और इनका दिनों दिन इनका एक व्यापार, क्योंकि कृषि में इनका उपयोग धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है हमारे को, जो पेस्टिसाइड्स का, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी संभावना है। साथ ही साथ आजकल गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर इनपुट एग्री क्लिनिक के नाम से एक सब्सिडी दी जाती है, वो लोन भी ले सकते हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के आप हैं तो वहाँ पर एक अपना एक किसान सलाह का केंद्र भी स्थापित कर सकते हो। वहाँ पर अपनी जो जानकारी, जो कीट प्रबंधन से संबंधित जो आपके पास जानकारी, आपके पास दक्षता है, उसको यूज करके आप अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो प्रत्युष जी, उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी सवालों को शामिल करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, आइए पहले उनका रुख कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो, कन्हैया लाल जी उज्जैन मध्य प्रदेश से इस वक्त हमारे साथ है। कन्हैया लाल जी, बताएं क्या जानना चाहते हैं? हाँ, मैं दालेदा लक्का जिला उज्जैन से बोल रहा, कन्हैया लाल से। जी बताइए। हाँ, देखिए हरी की प्रकोप में स्वास्थ्य चल रहा, तो इसके लिए छिड़काव के क्या करना जी? माफ कीजिएगा, अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा दीजिए, आपकी आवाज हमें साफ साफ नहीं मिल पाई है। टीवी की आवाज बंद रखिएगा कन्हैया लाल जी। हेलो कन्हैया लाल जी, मेरी आवाज मिल रही है तो टीवी की आवाज बंद कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, कन्हैया लाल सवाल के सोयाबीन की फसल में हरी का प्रकोप अधिक, तो कौन सी दवाई का छिड़काव? अच्छा, धान की फसलों में कीटों का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर सिंह, कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप इन्हें?
देखिए, कीटों का प्रबंधन तो सभी फसलों में आपको करना आवश्यक है, लेकिन इसमें निवेदन ये है कि आजकल जो रेजिड्यू है वो फसलों में बढ़ रहा है, और आजकल एक्सपोर्ट की भी बात जब होती है तो ये देखने में आता है कि जब आप कीट प्रबंधन में आप केमिकल्स का प्रयोग करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं किसान को उचित दाम जो है वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि रेजिड्यू का भी जो लोड है वो बढ़ रहा है। इसको देखते हुए किसान भाई अगर जो हमारे अपेक्षित जो परंपरागत तरीके थे जिसमें एक निरंज करके है, जिसमें नीम और करंज का तेल जो अर्क रहता है उसका प्रयोग करें, तो आप अगर प्रोफिलैक्टिक मेजर यानी कि आप अगर रोग रोक लें पहले से, या कोई आपको जो कीट लगने वाला है उसको अगर आप इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल जिस पे कि आप उसको रोक सकें उस पे कार्य करें तो ये ज़्यादा आवश्यक रहेगा। तो इससे क्या है कि आपके खेत में कीटों की संख्या ही कम रहेगी, तो शुरुआत से कम रहेगी, तो आप उसका प्रबंधन करने के लिए एग्रोकेमिकल का यूज़ करने के लिए आपको उसकी तरफ उन्मुख नहीं होना पड़ेगा। प्राय सभी तरीके के आपको जानकारी सभी आपको डीलर और हर जगह नेटवर्क में मौजूद है। कृषि विज्ञान केंद्रों के द्वारा भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है, तो आपको जो लोकली अवेलेबल है उसको आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मेरा यही मानना है कि आप पहले पारंपरिक तरीकों का प्रयोग करके रोग या आपके कीटों की संख्या को अगर लिमिटेड कर पाएँ या रोक पाएँ वो ज़्यादा आवश्यक है। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं नईमुद्दीन जी झांसी उत्तर प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। नईमुद्दीन जी, स्वागत है आपका, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। मेरा निवेदन ये है जी कि रबी के फसलों के अवशेष जो है मिट्टी में मिलाने एवं सड़ाने के उपरांत खेत में फैलाने के उपरांत फिर हमें जो उसमें उर्वरक प्राप्त हो जाएगा, तो फिर खरीफ की फसलों में बाकी कितना उर्वरक की आवश्यकता और पड़ेगी हमको। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जी डॉक्टर सिंह बताएं। देखिए, नईमुद्दीन जी ने इतना बढ़िया प्रश्न किया है, क्योंकि हर किसान अगर उनकी तरीके से सोचने लग जाए तो हमें फसल उर्वरक प्रबंधन के अंदर एक क्रांतिकारिक बदलाव देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर किसान ये समझ ले कि न्यूट्रिएंट बजट यानी तत्वों का जो बजट है उसके खेत में कैसा है, जैसे इन्होंने रेजिड्यू की बात किया, रेजिड्यू की तरफ किसान भाई ध्यान नहीं देते। देखिए, आजकल बायोडिकम्पोजर और बहुत तरीके के ऐसे आपको जो डिकम्पोज करने वाले जो आपको आदान है वो उपलब्ध हैं, जिनके द्वारा आप डिकम्पोजिशन अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जैसे उन्होंने बोला कि अगर हमने रबी का में किया या आपने समर में भी अगर कोई फसल ली थी उसको आपने अगर डिकम्पोज किया, अगर बारिश से पहले आपने डिकम्पोज कर लिया, तो उसका फ़ायदा आपको फसल में मिल जाता है, जिससे आप उर्वरक जितनी आपको लगना था उसकी आधी मात्रा तक आप उपयोग में ला सकते हैं। मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि जो फसल है आपकी वो ऑर्गेनिक आदान को ज़्यादा प्रेफर करती है, क्योंकि कार्बन ऐसा तत्व है जिसके बारे में हम प्रबंधन नहीं करते हैं, और कार्बन की हमारी मिट्टियों में काफ़ी कमी है। तो जैसा उन्होंने बोला कि रेजिड्यू मैनेजमेंट है, अगर वो ठीक तरीके से कर लेंगे तो उनको खाद का उपयोग भी कम करना पड़ेगा। उसके बाद में नैनो उर्वरक का समागम करके फोलियर फीडिंग करने के पर्णीय छिड़काव करके तो वो पूरी तरीके से उर्वरकों को कम करके 50%। तो डॉक्टर सिंह कह सकते हैं इसमें दोहरा फायदा भी है। एक तरफ जो फसल अवशेष है उसको खाद में तब्दील करके अगर हमने उसी मिट्टी में मिला दिया तो फसल की गुणवत्ता भी अच्छी होगी, मिट्टी की गुणवत्ता तो अच्छी होगी और लागत में भी कमी आ जाएगी। जी, और उसमें कोई अगर रोग पनप रहा होगा तो उसका भी आप अगर डिकम्पोजिशन कर रहे हैं तो वो कोई और कीड़े मकोड़े उसके अंदर नहीं होंगे जिससे कि फसल को नुकसान हो सके। जैसे कटवर्म वगैरह हैं वो प्राय जो आपका रेजिड्यू रहता है उसके अंदर रहते हैं। बिल्कुल नईमुद्दीन जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, और आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप एक प्रगतिशील किसान की तरह सोच रहे हो। बाकी किसान भी इससे ज़रूर प्रेरणा लेंगे, हम उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है आफ्ताब जी ने बेलगाम कर्नाटक से, और वो जानना चाहते हैं कि वो जैविक खेती में दूरस्थ शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो ऐसे में कहाँ से इसे प्राप्त कर सकते हैं। जी, जैविक खेती में दूरस्थ शिक्षा हमारे इग्नू से भी होती है। जी 6 मंथ का प्रोग्राम होता है, सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग के 6 मंथ का प्रोग्राम है, और उसमें कोई भी 12th पास है वो एडमिशन ले सकता है। अभी एडमिशन इग्नू में चल रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन होते हैं। उसके बाद जैसे आपका एडमिशन कंफर्म होता है आपके घर पे पुस्तक मिल जाती है, एक आपको स्टडी सेंटर हम उसमें लोकेट करते हैं, वहाँ जाकर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करते हैं उसको सिखाया जाता है। तो अभी इसमें सर्टिफिकेट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग 6 मंथ का प्रोग्राम है। बाई चांस आप 6 मंथ में इस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम 2
2 साल आपको अलाउ करते हैं कि मैक्सिमम 2 इयर्स में आपको कंप्लीट करना होता है। तो अभी इसमें एडमिशन भी चल रहे हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को यहाँ पे शामिल कर लेते हैं कार्यक्रम में। सुरेश कुमार जी ने सवाल भेजा है झुंझुनू राजस्थान से, और इनका सवाल ये है कि क्या ग्वार की फसल में डीएपी और यूरिया डाल सकते हैं? जी डॉक्टर सिंह बताएं। देखिए, ग्वार की फसल में इस बार देखिए बारिश बहुत अच्छी हुई है, ग्वार की अच्छी फसल किसान भाइयों को मिल रही है। इसमें अगर नैनो डीएपी का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा हितकर होगा, क्योंकि अभी जो फसल है आपकी बिल्कुल उपयुक्त स्थिति में है जहां आप नैनो डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। आप पाएंगे फलियों का आकार बढ़ेगा, फलियों के अंदर पूरा भराव रहेगा, और आपकी जो फसल है उसकी थोड़ी ऊंचाई भी इससे बढ़ेगी। और नैनो डीएपी का आप उपयोग करिए। डीएपी का उपयोग प्राय किसान भाई ग्वार की फसल में उर्वरकों का उपयोग कम करते हैं, और ऐसी भूमि में ग्वार की खेती होती है जहां पर अन्य फसलों की बजाय उनको नाइट्रोजन वगैरह की उपलब्धता अच्छी हो जाती है, क्योंकि ग्वार की फसल में प्राय ये उसकी स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो इसमें नैनो डीएपी का उपयोग करें, और फलियों का जो आकार है, फलियों की गुणवत्ता आपको निश्चित रूप से बढ़ेगी। 1 बोतल 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार सर, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूं बाराबंकी उत्तर प्रदेश। मैं जानना जी नंदस्वरूप जी, आपकी आवाज हमें बहुत ही धीमी मिल रही है, कृपया तेज बताएं और पूछिए अपना सवाल। मैं जानना ये चाहता हूँ, इन लोगों ने जांच नहीं करा पाई, धान की फसल लगी हुई है तो कितना उर्वरक देना चाहिए? दूसरी चीज, सुबह दोपहर शाम होता है, खेतों में पानी होता है, तो ऐसी फसल है जो हम यूरिया का प्रयोग करते हैं तो किस समय हमें करना चाहिए? खेत का पानी निकालने के बाद करना चाहिए कि भरे पानी में छोड़ देना चाहिए? कितने समय हमें करना चाहिए? जी डॉक्टर सिंह। देखिए, आप जो मैं समझ पाया, आप स्प्रे का समय के बारे में बात कर रहे थे कि समय आप किस समय स्प्रे करना चाहिए, कैसे हम खेत की स्थिति क्या होनी चाहिए, इसके बारे में आप कह रहे थे। देखिए, सबसे ज़रूरी तो यह है कि आप भरे हुए, अगर पानी से भरा खेत है तो उसमें आप स्प्रे नहीं कर पाएंगे। तो आपको ऐसी स्थिति का निर्माण, ऐसी स्थिति ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप खेत में घुस के आसानी से स्प्रे कर सकें। तो ये प्राय स्थिति आपकी जो 25 से 30 दिन पे ट्रांसप्लांटिंग के, यानी कि जब आप रोपणी कर लेते हैं, उसमें आ जाती है, और उसमें आप खेत में घुस के आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाए तो फूल निकलने से पहले की अवस्था पर जब आप स्प्रे करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। एक बात और भी है कि जो आपने पूछा कि पानी भरा हो, पानी निकला हो, इसके से ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपके जो पत्तियां हैं वो पूरी तरीके से खुली हो, यानी जो आपका जो पौधा है प्रफुल्लित होगा, तभी वो स्प्रे को अच्छी तरीके से उसका आप लाभ ले पाएंगे। तो ये ध्यान रखना आपके लिए आवश्यक है। बिल्कुल। तो नंदस्वरूप जी, उम्मीद है कि इन बातों पर ज़रूर आप ध्यान रखेंगे और आपको अच्छी गुणवत्ता युक्त फसल मिलेगी, ऐसी हम आशा करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे अरे अरे, क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी।
अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं खरीफ फसलों में उर्वरकों के प्रयोग के बारे में और साथ ही कृषि शिक्षा के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप पूछ सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करके, या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल भेज सकते हैं। कुछ सवाल लगातार हमारे पास पहुंच रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए भी, तो आइए उन सवालों को यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है तूफान सिंह जी ने उज्जैन से। ये जानना चाहते हैं कि 35 दिन की उनकी सोयाबीन की फसल है, तो क्या इसमें 19-19-19 या फिर 0-52-34 का उपयोग कर सकते हैं? तो डॉक्टर सिंह, आप इन्हें क्या सुझाव देंगे? देखिए, इन्होंने जो प्रश्न किया है वो स्प्रे के लिए पूछा है। 19-19 देखिए काफ़ी अच्छा उर्वरक है, जिसमें 1-1-1 के अनुपात में NPK जो है आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश उपलब्ध है। साथ में कई बार इसके अंदर ट्रेस यानी TE करके ट्रेस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह भी रहते हैं, जिसका फसल को दोहरा लाभ मिलता है। इसके अंदर क्या है कि आप 35 दिन का आपने बताया, प्राय इस अवस्था पर क्योंकि विभिन्न क्रियाओं से सोयाबीन की फसल गुजर रही होती है, तो अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको इसका अनुचित जो अच्छा जो लाभ है वो उचित लाभ आपको मिलेगा। और इसमें 19-19 को प्राय आपका जो फूल निकलने से पहले की अवस्था पर अगर आप करते हैं या फलियां बनने की अवस्था पर करते हैं, तो इसमें आपको जो दाने बनते हैं उसके बाद में उसमें ज़्यादा लाभ मिलता है। और अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसके अंदर निहित हैं 19-19 में, तो आपको ज़्यादा बेहतर इसका लाभ मिलेगा। साथ में आपने पूछा 0-52-34 का, तो 0-52-34 का भी किसान भाई उपयोग करते हैं, लेकिन 19-19 जो प्राय ज़्यादा बेहतर जिसका रिजल्ट देखने में आता है। और 0-52-34 का किसान भाई अगर उपयोग करना चाहते हैं तो वो फली बनने की अवस्था पर अगर उसका उपयोग करें तो उसको ज़्यादा लाभ मिलेगा। बिल्कुल। तो तूफान सिंह जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कार्यक्रम में शामिल करते हैं। सवाल भेजा है अमन जी ने हरियाणा से। इनका कहना है कि ग्रेजुएट प्रोग्राम के साथ क्या एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई कोर्स है? तो डॉक्टर जैन, क्या ऐसा कोई कोर्स है जिससे बहुत सारे प्रोग्राम हैं? जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ डिप्लोमा प्रोग्राम, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद में एक फायदा यह हुआ है कि आप एक साथ 2 प्रोग्राम कर सकते हैं, 2 पाठ्यक्रम एक साथ कर सकते हैं। जैसे आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, साथ में कोई भी डिप्लोमा प्रोग्राम, पोस्ट डिप्लोमा प्रोग्राम कर सकते हैं। और डिप्लोमा प्रोग्राम टेक्नोलॉजी के सेक्टर में काफ़ी उपलब्ध है। खासकर अगर आप हरियाणा के हैं तो डेयरी टेक्नोलॉजी का आप डिप्लोमा कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, वैल्यूड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का डिप्लोमा कर सकते हैं, या कोई पोल्ट्री फार्मिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग का सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर सकते हैं, बी कीपिंग का प्रोग्राम कर सकते हैं। इस तरह के काफ़ी टेक्निकल प्रोग्राम्स अवेलेबल है और खासकर डिस्टेंस एजुकेशन इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रहा है। क्योंकि आप वहाँ कॉलेज में रहते हुए, जहाँ आप ग्रेजुएशन करें, वहाँ पर रहते हुए, हॉस्टल में रहते हुए या घर पर रहते हुए इग्नू से कनेक्ट करके या दूसरे जो डिस्टेंस एजुकेशन के संस्थान है उनसे एडमिशन लेके आप एजुकेशन ले सकते हैं। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं सरन सिंह जी, चंपा हिमाचल प्रदेश से। उनसे बात करते हैं। सरन जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हेलो, हाँ जी मैडम। जी शरण जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताइए। हाँ जी मैडम, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर हिमाचल में ना जी अभी मक्के की खेती चल रही है ना जी, और मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मक्के की खेती में कौन से उर्वरक या यूरिया जी क्या चीज देना चाहिए हमको, चीज वो बता दीजिए। जी बिल्कुल, आइए जानते हैं। तो मक्के की फसल में किस तरह से उर्वरकों का प्रयोग करें डॉक्टर सिंह? देखिए, मक्के की जो अभी इस समय जो स्थिति इस समय हर जगह देश भर में जो देखने में आ रही है, उसमें ऐसी स्थिति में है जहां पर आप नैनो उर्वरकों का ज़्यादा अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे मैं बता रहा था आपको, नैनो यूरिया, नैनो DAP, जिसका उपयोग अगर आप जैसे आपके
अगर वो फसल जो है अगर झंडा निकलने से पहले की अवस्था है जी, तो उस समय अगर आप उपयोग करें तो आप पाएंगे कि जो आपके जो दाने बनेंगे, आपके जो फल आएगा उसमें आपका जो बाल उसमें निकलेगा, भुट्टा निकलेगा, उसके अंदर आपके दाने जो हैं वो अच्छी तरीके से भरेंगे और उसका उत्पादन भी आपको, उसकी लंबाई उसकी बढ़ेगी, उसका जो गर्थ है वो अच्छा रहेगा और दाने आपको सुडौल और अच्छी तरीके से बनेंगे। तो इसके लिए आपको उपयोग ये करना है कि जो आपकी जो मक्के की फसल है उसमें 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से या आप 1 बोतल 1 एकड़ के हिसाब से नैनो डीएपी का उपयोग करें। और इससे क्या है कि आपको नैनो डीएपी में नाइट्रोजन जो है 8% नाइट्रोजन है और 16% फास्फोरस है। देखिए फास्फोरस का जो उपयोग किया जाता है उसमें ये जो दाने हैं आपके बेहतर बनते हैं और नाइट्रोजन जो है वो आपको जो उपलब्ध मात्रा में रहता है तो पत्तियों का आकार जो है और बढ़िया तरीके से उसमें जो संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ज़्यादा बेहतर तरीके से होती है। तो किसान भाई अगर इसका उपयोग करेंगे तो आप पाएंगे कि जो मक्का है आपका वो पूरी तरीके से भरेगा और आपको इसका ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि मैं फास्फोरस की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने बोला चंबा से है वो, तो ये जाहिर है कि इनकी जो मिट्टी है वो एसिडिक यानी पीएच उसका कम होगा। तो ऐसी स्थिति में फास्फोरस जो है वो प्राय कम हो जाता है क्योंकि फसल को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसमें अगर वो नैनो डीएपी का उपयोग करेंगे तो इनको बहुत ही अपेक्षित लाभ मिलेगा और ये इनको काफ़ी अच्छी उत्पादन इसको मिलने की आशा है। तो शरण सिंह जी, उम्मीद है कि इन जानकारियों का लाभ आपको ज़रूर मिलेगा और इन सुझावों पर भी आप ज़रूर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और डॉक्टर जैन आपसे जानना चाहूँगी कि जैसा कि हम बात कर रहे थे कि कृषि के क्षेत्र में बहुत सारी आधुनिक तकनीकें आ गई हैं और बहुत सारे कृषि स्टार्टअप्स अब लगातार इस क्षेत्र में आने लगे हैं। तो जो लोग चाहे वो कृषि शिक्षा हासिल किए हुए हों या फिर दूसरे सेक्टर से इसमें आ रहे हैं, लेकिन अगर कृषि स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो फिर कैसे शुरू करें? क्या इससे रिलेटेड भी कुछ कोर्सेज उनके लिए हैं? बिल्कुल है। एक्चुअली एक नया ट्रेंड हम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में आ रहा है। इसमें देखते हैं कि बहुत से आईआईटी से ग्रेजुएट लोग, आईआईएम से ग्रेजुएट लोग एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, कृषि व्यवसाय में आ रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्योंकि जो कृषि जो नॉन एग्रीकल्चर के जो कृषि से संबंधित लोग नहीं है वो कृषि व्यवसाय करना चाहते हैं, तो उनको 2 तरह की जानकारी होनी चाहिए। एक तो कृषि क्या है, कृषि की जो हम खेती बाड़ी कैसे करते हैं उनकी भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही जो कृषि का जो व्यवसाय है वो थोड़ा जो दूसरे व्यवसाय से अलग होता है क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल फैक्टर्स यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, तो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, मार्केटिंग की रिस्क ज़्यादा होती है, प्राइसेस में जो ना कीमतें बाज़ार में ऊपर नीचे ज़्यादा होती रहती है। साथ ही जब खेती बाड़ी के जो उत्पादन होता है वो नष्टशील ज़्यादा हो, जल्दी जैसे हम टमाटर की फसल की बात करें, अभी प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक टाइम ऐसा रहता है कि टमाटर को रखे कहाँ, रोड पे फेंकना पड़ता है। तो इस तरह की, और वहाँ पर कृषि व्यवसाय का इतनी संभावना है तो उसको ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रोग्राम्स सभी संस्थानों में अवेलेबल है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड, कृषि व्यवसाय प्रबंधन से रिलेटेड प्रोग्राम्स सभी व्यवसाय। हमारे यहाँ इग्नू में भी 1 ईयर का हमने पीजी डिप्लोमा स्टार्ट कर रखा है। तो 1 ईयर में हम उनको मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, कृषि जो हमारे उत्पादन की कैसे मार्केटिंग कैसे करते हैं, या कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, एग्रीकल्चर से स्टार्टअप एक्टिविटी स्टार्ट करना चाहते हैं, कैसे प्रोजेक्ट डेवलप किया जा सकता है, कैसे कंपनी बना सकते हैं, उस तरह की पूरी जानकारी देने के लिए पीजी डिप्लोमा इन एग्री बिजनेस करके हमने इग्नू में भी अवेलेबल है और बहुत सी दूसरे संस्थानों में 2 इयर्स के MBA इन एग्री बिजनेस भी अवेलेबल है। साथ ही साथ बहुत सी जगह एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एग्रीकल्चर उस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी अवेलेबल है। एग्री क्लिनिक हमारा 2 महीने का प्रोग्राम मैनेजमेंट से भी अवेलेबल है। तो बहुत सारे पाठ्यक्रम अवेलेबल है, उसमें उनको ये सिखा सकता है कैसे एग्रीकल्चर के स्टार्टअप बना सकते हैं, उनको कैसे सक्सेसफुल हम रन कर सकते हैं, उनको इस तरह की पूरी जानकारी के विकल्प मौजूद हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस बीच एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। तेजपाल जी सीहोर मध्य प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। तेजपाल जी स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी तेजपाल जी, क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिए तेजपाल जी। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं? जानना चाह रहे हैं कि सोयाबीन में जो यूरिया एक बार तो फेंक दिया, यूरिया DAP, ठीक है, अब डबल पे फेंक सकते हैं कि ये नैनो यूरिया डाल सकते हैं कि नहीं? ठीक है डॉक्टर सिंह बताएं, एक बार छिड़काव कर चुके हैं तो क्या अब नैनो यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं?
देखिए, आपकी फसल की जो अवस्था है उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप इस समय कौन से खाद का उपयोग करें। जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपकी जो फसल की स्थिति आप ऑलरेडी एक बार उपयोग कर चुके हैं। जी। तो अभी अगर आपकी फलियां बनने की अवस्था आई है तो नैनो डीएपी का उपयोग करिए, और उसको उपयोग इसलिए करिए क्योंकि जो सोयाबीन की फसल है, क्योंकि आप जानते हैं कि सोयाबीन में नीचे कंद बनते हैं, नीचे जो नोड्यूल्स बनते हैं, उसके कारण उसकी जो एनर्जी है उसका काफ़ी ह्रास होता है। इधर बारिश भी काफ़ी हुई है जिसमें जल भराव की स्थिति भी देखने में आ रही है। तो अगर आप नैनो डीएपी का अगर 10 से 15 दिन हो चुके हैं स्प्रे किए हुए, तो नैनो डीएपी का पुनः प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसमें आधी ही मात्रा लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले आप उपयोग कर चुके हैं, तो इसलिए आप इसके आधी ही मात्रा लीजिए। आप पाएंगे कि आपकी जो फलियां हैं उनका जो है उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, और उसका जो दाने उसमें जो बनेंगे वो भी अच्छे बनेंगे। तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपनी लागत को ध्यान में रखते हुए इसका उपयोग करिए। जी तेजपाल जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। इसी तरह से हमारी चर्चा जारी रहेगी कार्यक्रम में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर बीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। राजू दुबे जी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजू जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ मैडम जी राजू जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो। हाँ मैडम जी राजू जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, बताएं। हमारा सवाल ये है कि हमारा जो धान का रोपाई किया हमने, ठीक है, उसका पौधा जो पीले पड़ते जा रहे हैं। अच्छा, कितने दिन की फसल है आपकी? अरे 15 दिन हो गया मैडम। अच्छा ठीक है, डॉक्टर सिंह ऐसे में कुछ सुझाव आप दे सकते हैं? देखिए, इसमें धान का अगर आपने रोपाई की है और उसमें पौधे आपके पीले पड़ रहे हैं, तो देखिए शुरुआत की अवस्था है, तो अगर आप देख लीजिए कि कहीं आपके खेत में किसी नाइट्रोजन की कमी है तो यूरिया का उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन जो अभी समझ पा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई रोग आपके खेत में ना लगा हो, आपकी जो जहाँ से आपने बेरन ली है, जो आपको जो रोपाई के लिए आप पौध ली है, उसको आप देख लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें कोई बीमारी अभी शुरुआती अवस्था में ही, क्योंकि तत्वों की कमी जो है वो तो धीरे धीरे, जैसे आपने रोपाई कर दी है तो वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अगर वो हरापन ज़्यादा दिन तक रहता है
तो इसका मतलब कहीं किसी रोग का कारण तो नहीं है। अगर रोग नहीं है तो आप उसमें शुरुआत की अवस्था है तो यूरिया का उपयोग करिए और आपको बढ़त मिलेगी इसके अंदर, और उसके बाद में फिर आप आगे देखिए। जी राजू जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। बंसीलाल जी ने सवाल भेजा है कि सोयाबीन की फसल में फूल आने के बाद भी क्या यूरिया खाद दे सकते हैं? जी डॉक्टर सिंह। देखिए, फूल आने के बाद सोयाबीन की फसल में तो यूरिया का वैसे भी हम कम उपयोग करते हैं, और इसमें देखिए, इसमें अगर आप सल्फर का आपने सल्फर की कोई खाद आपने उपयोग की है, जैसे सल्फर बेंटोनाइट वगैरह है, उसका उपयोग किया, या शुरुआत में आपने जिप्सम का उपयोग किया था, तो अब वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर फूल निकल रहा है या 50% है या 25% है, उसकी अवस्था पर निर्भर करता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नैनो डीएपी का उपयोग करना आपके लिए ज़्यादा श्रेयस्कर है, और उसमें क्योंकि नैनो डीएपी जो नए तरह के नैनो उर्वरक आए हैं, उसके अंदर ये एक बड़ी अच्छी विशेषता है कि इसका जब उपयोग करते हैं तो फसल पे किसी तरीके का आपको गलत प्रभाव नहीं पड़ता है, तो फूलों पर भी ऐसा कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन 50% फूल है तब उससे उस अवस्था पे आप कर सकते हैं। जी, आइए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को लेते हैं। कृष्ण कुमार टांडले जी ने भंडारम महाराष्ट्र से सवाल भेजा है। वो जानना चाहते हैं कि जैसे कि कार्यक्रम में पीजी डिप्लोमा ट्रेनिंग के बारे में बताया गया था, वो जानना चाहते हैं कि इसमें एनरोल कैसे करें, तो किस तरह से जो भर्ती है वो होती है, किस तरह से आवेदन करें? जी डॉक्टर जैन। ऑनलाइन एडमिशन आजकल प्रक्रिया रहे हैं, तो जिसे हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, इग्नू admission.समर.edu.in करके एक वेबसाइट है, या इग्नू की वेबसाइट में जाएगा तो एडमिशन की एक लिंक मिल जाएगा आपको। तो वहाँ पर ही आपको अपना 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, जो भी एलिजिबिलिटी उसका सर्टिफिकेट उसमें आपको अपलोड करना होता है। फीस भी ऑनलाइन ही पे आप कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल प्रक्रिया है आजकल, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं, घर पर बैठकर अपने मोबाइल से या जो भी आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है वहाँ से आप मोबाइल से भी आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो कृष्ण कुमार जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। ईमेल के जरिए एक सवाल भेजा है प्रमोद कुमार जी ने, उन्होंने स्थान तो नहीं बताया है, लेकिन इनका सवाल ये है कि यूरिया 46% सिंगल सुपर फॉस्फेट और डीएपी को क्या स्प्रे के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हाँ तो फिर कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए? जी डॉक्टर। देखिए, सिंगल सुपर फॉस्फेट को तो आप उपयोग नहीं कर सकते, यूरिया का उपयोग आप कर सकते हैं। डीएपी का भी, जैसे महाराष्ट्र की बात हो रही थी, महाराष्ट्र में किसान भाई उसका उपयोग करते हैं, लेकिन उसके विकल्प आपके जो घुलनशील उर्वरक हैं उसमें मौजूद है, तो आप घुलनशील उर्वरक का उपयोग करें। यूरिया का प्रयोग किसान भाई प्राय करते हैं। इसमें एक जो शंका का विषय ये रहता है कि मात्रा कितनी उपयोग करते हैं, क्योंकि इसका अगर उपयोग आप 0.5 to 1%, 1% तक उपयोग करते हैं तो वो श्रेयस्कर है। अगर इससे ज़्यादा का उपयोग करते हैं तो कई बार जलने की शिकायत आती है, इसीलिए नैनो यूरिया की मैं बात कर रहा था कि आप उसका उपयोग करिए। वैसे आप यूरिया का स्प्रे में भी उपयोग कर सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। डॉक्टर जैन, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कि कृषि शिक्षा के क्षेत्र में आप किस तरह की चुनौतियां सामने देखते हैं और उनके क्या समाधान आपको नजर आते हैं? कृषि क्षेत्र की शिक्षा की बात करते हैं तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे साथ यही कि हमारे युवाओं को कैसे कृषि के क्षेत्र में हम बनाए रखें। इसके लिए हमें जरूरत है कि कृषि को बहुत ही अट्रैक्टिव बनाना पड़ेगा, मतलब ल्यूक्रेटिव बनाना पड़ेगा, ताकि कृषि क्षेत्र में आमदनी बढ़े। और आमदनी बढ़ाने के लिए क्या जरूरत है कि जो किसान के पास एक सीमित मात्रा में जमीन है, तो उसको अतिरिक्त साधन, आय के अतिरिक्त साधन उसी जमीन में ढूंढने पड़ेंगे। तो जिस तरह की हमारे यहाँ फसल उत्पादन है, या फसल या सब्जियां हैं या फल उत्पादन है, उसी से उससे आधारित हम कोई बिजनेस के व्यवसाय कर सकते हैं, या वैल्यू कोई प्लांट लगा सकते हैं। तो एक उद्यमिता की तरफ हमने धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। उद्यमिता में बढ़ने से क्या फायदा हुआ कि वह जो युवा है तो वो खेत में प्लो तो कर सकता है, मतलब जुताई भी कर सकता है, साथ से साथ जो उसके पास जो टेक्निकल स्किल्स है, जानकारी है, जो आगे बढ़ने की उसकी इच्छा है, उसको उपयोग में लाकर एक सक्सेसफुल उद्यमी हम उसको बना सकते हैं। बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आप किसान से सफल उद्यमी बन सकते हैं, लेकिन कृषि शिक्षा से जरूर जुड़िए, क्योंकि जैसे जैसे आपके पास जानकारी रहेगी आप उतने ही सशक्त होते जाएंगे। और डॉक्टर सिंह, आपसे चलते चलते जानना चाहेंगे कि खरीफ का मौसम चल रहा है, गुणवत्ता युक्त फसल लेना चाहते हैं, कुछ किसान हैं जो निर्यातक भी बनना चाहते हैं, लेकिन मानकों में कई बार वो कमी रह जाती है, तो ऐसे में उर्वरकों के इस्तेमाल के दौरान किन बातों का ध्यान रखें? चलते चलते कुछ खास सुझाव। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान जो आवश्यक बात है वो ये है कि नवाचार को बढ़ाएं,
क्योंकि नई चीज़ों को अपनाने से आपको संभावनाओं का जो दौर है, संभावनाएं जो हैं वो भी प्रतिलक्षित होती हैं। जैसे कि बात हो रही थी नैनो उर्वरकों की बात हो रही थी, तो प्राय नई चीज़ है तो अपनाने में थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब आप देखेंगे कि इसके जो फायदे हैं, जो आपकी उत्पाद की गुणवत्ता है, जो प्रदूषण कम हो रहा है, मिट्टी, जल और वायु का प्रदूषण कम हो रहा है, साथ में किसान भाइयों की मिट्टी की अवस्था सुधर रही है, तो उससे उनको जो लाभ मिलेगा वो दूरगामी लाभ है। और साथ ही उनको जो अच्छा आपने उत्पाद की बात की, एक्सपोर्ट की बात की, और स्वयं का जो हम खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसमें उसकी भी गुणवत्ता की बात की, तो उसमें कहीं ना कहीं नवाचार को बढ़ावा दें, नई चीज़ों को अपनाएं और आगे बढ़ें। बिल्कुल। डॉक्टर तर्नेंदु सिंह और डॉक्टर पीके जैन, आप दोनों ने बहुत अच्छी जानकारी दी हमें इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि जो हमारे किसान साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें ज़रूर लाभ होगा। आज के इस कार्यक्रम को देखकर बहुत अच्छी जानकारियाँ मिली आपको संतुलित उर्वरकों के प्रयोग के बारे में भी, और कृषि शिक्षा और स्वरोजगार के बारे में भी। आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के अगले विषय के बारे में आपको बता दें। हेलो किसान कार्यक्रम में जो अगला विषय रहेगा वो रहेगा खरीफ फसलों में खरपतवार नियंत्रण। साथ ही बात होगी विदेशी फलों की बागवानी पर भी। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। नोट कर लें हमारे ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, इनसे जरूर जुड़े। कार्यक्रम से जुड़ी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। इसके अलावा दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। इसी के साथ हेलो किसान की आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।